हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने जो मेन टॉपिक थे वो क्लियर कर लिए थे। कुछ जो टॉपिक था, जो पिछला टॉपिक था अपना, वो क्या था? बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब बहुल आवेशों के मध्य बल। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। आज थोड़े 2-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे बलों के अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी। सर, न्यूमेरिकल जो होते हैं उनको कैसे करना है एग्जाम में, है ना, उनको हैंडल करना है अपने को। तो देखो, मैं क्या यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये जो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों। मैं यहाँ पे आपको टेक्निक बताऊंगा। 2 या 3 तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के। पिछले वीडियो में मैंने कहा था घटक विधि होती है, एक डायरेक्ट आप परिमाण से भी कर सकते हो, समांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक है। तो आज ऐसे 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कहा है कि 3 बिंदु आवेश है और वो किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पे रखे हुए हैं। बच्चों यहाँ पे देखो मैंने क्या बनाया है, ये Q प्लस Q, ये भी बना दिया मैंने प्लस Q, और यहाँ पे मैंने आवेश रखा है प्लस Q। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, और यहाँ दिया गया है ये आपको क्या, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर, या सभी शीर्षों पर, 3 शीर्षों पर 3 समान आवेश प्लस Q रखे गए हैं तथा त्रिभुज की भुजा स्मॉल a है। तो बिंदु C पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। परिणामी बल ज्ञात कीजिए। जितनी सिंपल ट्रिक लगे से ना, उतनी सिंपल ट्रिक आपको लगानी है। तो बच्चों ये कैसे करें? सर वापस एक बार डायग्राम बनाओ और बताओ। इस डायग्राम में मैंने ट्रिक बताई थी, जिस पे आपको बल निकालना है ना, उस आवेश पे दोनों आवेश की वो देखनी नेचर की, वो कैसे उसको आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। सर यहाँ पर आवेश है, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो बल की दिशा देख लो अब कितनी रहेगी। तो कम से कम सर पहला काम तो ये करो ना, कूलाम के नियम से बल को ज्ञात कर लो और उसकी दिशा ज्ञात कर लो। दिशा तो हमें पता ही, हमेशा कूलाम के नियम ने क्या कहा था, कूलाम के नियम से हमने क्या देखा था कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य जो कार्य बल की दिशा है वो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक बार दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन। देखो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये लो यहाँ बना लेता हूँ मैं, यहाँ बना लेता हूँ। दिख रहा होगा शायद, ये ब्लैक है, नहीं दिखेगा ना। चलो कलर चेंज कर लेते हैं हम, इसका हम कलर रख लेते हैं ग्रीन, ठीक है। चलो देखो, ये अपना त्रिभुज यही है, सेम टू सेम। सर यहाँ आपने प्लस Q रख रखा है, सर यहाँ पर भी प्लस Q रख रखा है, और यहाँ पर भी प्लस Q। देखो इस वाले के कारण बल कितना लगेगा? सर इस दिशा में लगेगा। इस वाले के कारण बल कितना लगेगा? सर इस दिशा में लगेगा, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज है तो कोण, सभी कोण 60 डिग्री। मुझे ये वाला कोण काम में आएगा सर, बिल्कुल। ये 60 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा बच्चों? सर ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और दूरी क्या दी हुई है? ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों बलों का अपन नाम दे देते हैं, एक F1 है और एक F2 है। मुझे एक चीज़ बताओ, F1 और F2 बराबर है कि नहीं? यहाँ पे सर परिमाण में बिल्कुल बराबर। देखो इन दोनों का गुणनफल बराबर है।
ये वाली दूरी बराबर है, तो क्या आ रहा है अपने पास में सर के Q1 इंटू Q2 क्या हो गया Q स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर। सर सबसे पहला काम तो हमने F1 और F2 को कैलकुलेट कर लिया है, दोनों बराबर है। अब यहाँ पे बच्चों वो 2-3 तरीके हैं आपके पास में, या तो इनके घटक ले लो, लंबवत घटक ऐसे, ये वाले घटक तो कैंसिल हो जाएंगे देखो, इधर वाले घटक तो, और केवल ये वाले घटक बचेंगे। यह सीधा तरीका सर, जब दो सदिश थीटा कोण पे रखे होते हैं तो उनका परिणामी √a² प्लस b² प्लस का 2ab cos थीटा। तो सिंपल सा ही सर हमारे पास में C बिंदु पे जो परिणामी बल आएगा वो क्या आएगा √f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। सर यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, और F1 F2 बराबर है कि नहीं, तो मैं सब जगह F ही लिख देता हूँ, F1 लिख देता हूँ, ये भी F1 का स्क्वायर, ये भी F1 का स्क्वायर, 2f1 इंटू F2 बच्चों कितना हो गया सर, ये हो गया 2f², और कोस 60 डिग्री। सर बिल्कुल आपने सही लिखा है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो ये हो गया f1² प्लस f1², 2f1² प्लस इधर कितना हो गया कोस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 से 2 कैंसिल हुआ तो वापस कितना आ गया, वही अपने पास में f1 का स्क्वायर। अंडर रूट में कितना हुआ सर, अंडर रूट में हो गया 3f1 का स्क्वायर। अंडर रूट में क्या वैल्यू आ गई, √3f1²। अब बताओ देखिए आंसर क्या आया सर, सिंपल सा आपने बता तो दिया, बस वैल्यू तो पुट करनी है। तो FC इक्वल आ रहा है √3 ऑफ f1, √3 ऑफ f1, √3 f1 रूट से बाहर आएगा तो केवल f1 रह जाएगा, स्क्वायर है ना अंदर। अब हमारे पास में √3 f1 f2 तो हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये Q² डिवाइडेड बाई a², और K की वैल्यू अपने को पता ही है सर 1/4 लेके चलेंगे निर्वात के लिए, यही अपना फाइनल आंसर है। ये लो बताओ क्या दिक्कत, देखिए सर बिल्कुल सिंपल है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने यहाँ पे कोई घटक विधि काम में नहीं ली। घटक विधि भी बहुत बढ़िया तरीका है, जो मैंने एक पिछले आपके स्क्वायर वर्ग वाले क्वेश्चन में करवाया था, वहाँ घटक विधि लेके भी आप कर सकते हो। घटक विधि सबसे बेस्ट विधि होती है हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन जहाँ पे सिंपल काम हो रहा है वहाँ घटक विधि क्यों काम मिले अपन सर, √a² प्लस b² यहाँ साफ दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन लेते, चलो एक बार और समझते हैं। चलो इस बार दूसरे क्वेश्चन में हम वही आपका बहुल आवेशों के मध्य बल लगाएंगे, लेकिन उसमें सदिश निरूपण लगाएंगे, क्योंकि सर हमेशा अध्यारोपण का सिद्धांत ही क्या कहता है कि अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर मिलता है। तो एक बार आपको सदिश से भी समझा दी सदिश में कैसे करना है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, ये बोला गया एक लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपका एक्स अक्ष है, और यहाँ बोला गया है कि ये x बराबर 0 है, यहाँ पे आपका रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है, यहाँ x बराबर 1 है, ये सब सेंटीमीटर में बच्चों ध्यान रखना, ये सब किस में है सेंटीमीटर में है, ठीक है 2 माइक्रोकुलाम। यहाँ भी आपके रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलाम, और एक है x बराबर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलाम का आवेश। ऐसे बहुत सारे रखते जाओ, लेकिन मैंने केवल कहा है कि 3 आवेश रखे हुए बस। और क्या बोला गया आपसे पता है, ये जो बीच में आवेश रखा गया है, ये जो बीच में आवेश रखा गया है, इस पे परिणामी बल कितना आएगा, देखो कौन बताएगा सर, परिणामी बल तो 0 आएगा शायद, आई थिंक ट्राई करेंगे भी। ऐसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर x बराबर 0 पर स्थित आवेश पर कुल परिणामी बल कितना आएगा, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ये सभी मैंने यहाँ पे धनात्मक लिए हैं, ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं, वो तो एग्जाम में डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, x बराबर 0 पर स्थित आवेश पर कुल परिणामी बल, कुल बल या परिणामी बल एक ही चीज है, ठीक है ना, परिणामी बल ज्ञात कीजिए, पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों कैसे करें, देखिए अभी हमने देखा कि सर जिस आवेश पे बल पूछा जा रहा है बस उस पे देखेंगे बाकी के आवेश क्या कर रहे हैं, उसको आकर्षित कर रहे हैं या
प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो चलो बना के देख लेते हैं एक बार। सर हमारे पास में ये लाइन है, बिल्कुल लाइन है। यहाँ पे सर हमारे पास में क्या है, x बराबर 0 था, x बराबर 0 पे ये q बराबर कितना है 2 माइक्रोकूलम है। यहाँ पे सर x बराबर 1 सेंटीमीटर पे भी आपका क्या रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम। सर x बराबर 2 सेंटीमीटर पर भी हमारे क्या रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। अब बच्चों ध्यान रखना, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। इसको मैं नाम देता हूँ F1। ये वाला आवेश भी इस वाले आवेश को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। इसको मैं नाम देता हूँ F2। ठीक है, और यहाँ बिंदु देते हैं अपन O, A और ये आ गया बिंदु B। A बिंदु पर स्थित आवेश के कारण बल तो लिया है मैंने F1 और B बिंदु पर स्थित आवेश के कारण मैंने बल लिया है F2। बताओ दोनों ही बाहर की तरफ रहेंगे नहीं रहेंगे, बिल्कुल सब बाहर की तरफ रहेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि ये धनावेशित है। अगर ये ऋणावेशित होता तो आकर्षित करते हैं। पॉइंट को ढंग से समझना अच्छी तरह से। ये अपने पास में x x है, तो सबसे पहले बच्चों देखिए F1 निकालो। देखिए F1 वेक्टर, मैं अब सदिश रूप में भी आपको समझा रहा हूँ, सदिश रूप में भी कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। केवल दिशा लगानी है, बाकी चीज़ वही है। कोई यहाँ सदिश रूप में कोई अलग से नहीं हो जाती कोई चीज़, सर कि ये पता नहीं डिफरेंट कहाँ से आ गया, आई कैप जे कैप कहाँ से लगा। मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी हम किसी सदिश को निरूपित करते हैं तो परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो पहले परिमाण कूलाम के नियम से कर लो। सर कूलाम के नियम से हमारे पास में आ गया K, Q1 Q2 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ। देखिए 2 × 2 4, ये भी 10 की पावर -6, ये भी 10 की पावर -6। पता है ना, माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं। तो 10 की पावर -6 × 10 की पावर -6 कितना हो गया, 10 की पावर -12 हो गया। K Q1 Q2 गुणा करो आराम से। 2 × 10 की पावर -6, 2 × 10 की पावर -6 कितना हुआ, 4 × 10 की पावर -12। R का स्क्वायर बच्चों 0 से 1 के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं और नीचे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो F1 क्या आ गया, K की वैल्यू पुट करो आप 9। और साथ में बच्चों ध्यान रखना, अभी ये गलती कर दी अपने, परिमाण अभी लिखा है, दिशा नहीं लिखी अभी यहाँ पर अपने को दिशा देना बाकी। और दिशा किधर है, माइनस का आई कैप। देख लो बच्चों, दिशा किधर है इसकी, माइनस आई कैप। एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में होता है प्लस आई कैप और एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा में होता है माइनस आई कैप। चलो इसको अब सोल्व कर देंगे। सर ये आ रहा है K की वैल्यू आप पुट करो 9 × 10⁻9, यहाँ पर है आपका 4 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 10 की पावर -4। ठीक है, और यहाँ लगा दिया आपने सर माइनस का आई कैप। चलो आगे और सोल्व करो। सोल्व हो रहा है क्या, देखिए सर 9 × 4 कितना हो गया 36 × 10 की पावर -12 प्लस 10 की पावर 9 कितने हो गए बच्चों, 10 की पावर -3। सर 10 की पावर -3 प्लस ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में। तो बताओ देखिए बच्चों क्या आया सर 36 × 10 की पावर -7 न्यूटन। और आई कैप दिशा भी अपने को लगानी है, लास्ट में लगा देता हूँ मैं दिशा, यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ मैं, यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ और यहाँ आई कैप लगा देता हूँ। क्लियर यहाँ तक दिख रहा होगा सबको, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, 36 × 10 की पावर 7 आई कैप, माइनस साइन तो इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर लग रहा है। अब बताओ देखिए F2 वेक्टर क्या आएगा, सर F वेक्टर भी वही K Q1 × Q2 बच्चों वही सेम ही, वापस ऊपर भी वही आ रहा है 4 × 10 की पावर -12। लेकिन दूरी कितनी है बच्चों, गलती मत करना आप, दूरी देखो यहाँ पे कितनी है, ये 0 है वो 2 है, टोटल 2 सेंटीमीटर है। और 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अपने क्वेश्चन हमेशा जो भी है आंसर वो ऐसा पद्धति में लाने होते हैं। के का मान वापस पुट कर लो 9 × 10⁻9 × 4 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है 4 × 10 की पावर -4। देखो बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसमें भी दिशा बच्चों देखो किधर आ रही है, माइनस आई कैप। दिशा लगाना मतलब, क्योंकि मैंने यहाँ वेक्टर लिखा है तो बच्चों यहाँ पे दिशा तो लगानी पड़ेगी अपने को। सर ये आई कैप और ये माइनस साइन लगा दो, ये भी एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा में काम कर रहा है।
4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों बताओ। देखिए सर 9 इंटू 9 और -12, फिर वो -3 और -3 और ये प्लस का 4 ऊपर जाएगा। ओ बच्चों यहाँ पर भी अपन ने गलती करी है, देखो यहाँ क्या गलती करी है, -3 + 4 कितना आएगा अपने पास में, प्लस का 1 आएगा, मतलब 10 ही आएगा, और 10 आएगा तो कितना हो गया 360, 360 हो गया ये। यहाँ जल्दीबाजी के अंदर गलती कर दी अपन ने। चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखो अभी यहाँ पे वापस सुधार लेते हैं। सर ये हो जाएगा माइनस का 360 I/N, ठीक है ना। माइनस का 3 प्लस का 4 10 आएगा ना। अब यहाँ पे भी देखो सर प्लस का 9 और माइनस का 12, माइनस का 3 ऊपर प्लस का 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर माइनस का 3 प्लस का 4 और ये I था, यहाँ पे माइनस साइन था, तो ये कितना आ गया अपने पास में माइनस का 90 I/N। आया नहीं आया, यहाँ पे भी 10 बचेगा, 10 की पावर 1 ही आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 10 की पावर 1 आएगा ना। और जैसे ही 10 की पावर 1 आ गई तो 90 न्यूटन आएगा। अब बच्चों देखो टोटल बल कितना हो गया, 360 + 90, बताओ कितना हुआ। देखिए टोटल बल आता है, कुल बल कितना हो जाएगा, आता है कुल बल या परिणामी बल, उसको हम नाम देते हैं एफ बराबर कितना आ रहा है सर माइनस का 360 I/N प्लस माइनस का 90 I/N। दोनों को ऐड कर लो बच्चों, बताओ कितना हुआ। देखिए जल्दी बताओ, देखिए 450 हो गया होगा, सही लिखा गया। 0 0 9 और 6 आपका कितना हो गया 5 और 4, ठीक है, माइनस का I/N न्यूटन। 450 न्यूटन का बल लगेगा और वो भी एक्सेस की ऋणात्मक दिशा में, मतलब इस आवेश पे जो परिणामी बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, और यही अपना फाइनल आंसर है। यही अपना फाइनल आंसर है, बिल्कुल सिंपल है। कैलकुलस में टाइम लगा लेकिन कैलकुलस बहुत ईजी है। थोड़ा सा अपने को ऐसे कैलकुलेट करके सर अगर अपन इसको सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में भी अपने को आना चाहिए भाई, कैसे कैलकुलेट करते कैसे नहीं करते। अब जो अपना नया टॉपिक है, सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, घटक विधि से कर लो, चाहे आप नॉर्मल ऐसे सदिश रूप में कर लो, चाहे सीधा परिमाण में समांतर चतुर्भुज का नियम लगा लो, लेकिन सब जगह अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा। जहाँ पे घटक विधि से काम चल रहा है तो वहाँ घटक विधि से करना पड़ेगा, जहाँ पर सीधे परिमाण से आ रहा है वहाँ सीधे परिमाण से करो, और वो दिशा समेत पूछ रहा है तो दिशा समेत अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी फिर भी कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल हो, आप बिल्कुल लाइव क्लास में लेके आओ, सोल्व करेंगे बिल्कुल बैठ के आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, जिसका नाम है आवेश की संतुलन की अवस्था। ये भी इसी से रिलेटेड ही है, आवेशों की संतुलन या साम्य अवस्था, आवेशों की संतुलन या साम्य अवस्था। देखो आवेशों की संतुलन या साम्य अवस्था से क्या तात्पर्य है। यदि आवेशों का बहुत सारा एक निकाय अपने पास में, उसमें से किसी एक आवेश पर अगर परिणामी बल का मान 0 है तो बच्चों हम कहेंगे कि वो आवेश किस में है, संतुलन की अवस्था में है या साम्य अवस्था में। तो सबसे पहले हम लाइन लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, यदि किसी आवेश पर आवेश निकाय के कारण परिणामी बल, आवेश निकाय के कारण परिणामी बल शून्य होता है, परिणामी बल शून्य होता है, तो वह आवेश संतुलन की अवस्था में होता है, तो वह आवेश संतुलन या
साम्य अवस्था में होता है, साम्य अवस्था में होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। सर हमारे पास में बहुत सारे आवेशों का एक निकाय है जिसमें कहा गया कि आवेश संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। अगर वो आपको चेक करना है तो उस आवेश पे कुल परिणामी बल का मान 0 कैलकुलेट कर लो। अगर 0 आ रहा है तो समझ जाना वो आवेश संतुलन की अवस्था में वहीं पड़े रहेगा, जाएगा कहाँ? तो इसी को बोलते हैं आवेशों की संतुलन की अवस्था या साम्य अवस्था। इसको भी अपन कैसे समझ लेंगे, न्यूमेरिकली आता है इसके अंदर कि तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए, उसका मान कितना होना चाहिए कि वो संतुलन की अवस्था में रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों को क्या बोला गया है, एक लाइन है, एक लाइन है जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2 पॉइंट लेता हूँ, इसके एक बिंदु ए और एक बिंदु बी और इनके बीच की दूरी हमने रखी है कितनी, r। क्वेश्चन को ढंग से समझना बच्चों, यहाँ दूरी क्या रखी है मैंने, r रखी है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक तीसरा आवेश है, क्या है, एक तीसरा आवेश जिसको इन दोनों के मध्य में कहीं, और तीसरा क्या, दूसरे 2 आवेश तो हमने रखे नहीं, एक आवेश यहाँ प्लस क्यू और एक आवेश यहाँ प्लस क्यू। ऐसे बोला गया है कि 2 समान परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं और इनके मध्य में तीसरा आवेश किस परिमाण का और किस प्रकृति का रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। यहाँ पे मैंने तीसरा आवेश रख दिया कैपिटल क्यू। इसका परिमाण क्या होना चाहिए, ठीक है, पहली बात इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 2 समान आवेश प्लस क्यू परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हैं तो उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीसरा आवेश किस परिमाण का वह प्रकृति का, किस परिमाण व प्रकृति का रखा जाए जिससे वह संतुलन की अवस्था में हो, जिससे वह संतुलन की अवस्था में हो, जिससे वह संतुलन की अवस्था में हो। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका कोई डायरेक्ट इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट लिखते हैं अपन। देखो सोचो बच्चों एक बार, देखिए इस आवेश को संतुलन की अवस्था में रखना है। पहले तो प्रकृति को खुद चेक कर लो आप। इस आवेश पे 2 बल लगेंगे, बिल्कुल सर 2 बल लगेंगे, एक ये वाला आवेश लगाएगा, एक ये वाला आवेश लगाएगा। आपको पता है अगर 2 बल एक ही दिशा में लग जाए तो कभी संतुलन की अवस्था बन नहीं सकती, क्योंकि दोनों बल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका मतलब सर 2 बलों का परिणामी 0 कब आ सकता है, जब दोनों बल परस्पर विपरीत दिशा में हो। चलो तो सबसे पहले किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर मान लो ये प्लस परिमाण का है, मतलब धन आवेश है, ये वाला आवेश भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला भी आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब सर एक बल F1 आ गया, एक बल F2 आ गया। अगर सर ये ऋणावेशी होगा तो ये वाला इसको आकर्षित कर लेगा और वो वाला भी उसको आकर्षित कर लेगा। अभी भी देखो केस तो वही आ रहा है। पहले प्रकृति समझने की कोशिश करना बच्चों, ये धनावेशी धन ऋणावेशी कुछ भी हो सकता है। अगर ये दोनों आपके समान प्रकृति के हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमेशा बीच में लाया गया जो आवेश है वो किसी भी प्रकृति का हो सकता है। अब मान की बात करेंगे तो इसके लिए हमने क्या किया, सर सबसे पहले F1 कैलकुलेट करते हैं। देखो F1 है, उसके द्वारा इस पे लगाया गया बल, और वो कितना आ रहा है, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये टोटल R थी, कितनी हो जाएगी
r/2 का स्क्वायर हो गया। बिल्कुल ठीक है सर, r/2 का स्क्वायर हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे सर, F2 बराबर क्या आ रहा है, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई वो भी कितना आ रहा है, r/2 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो दो टाइप इक्वेशन बन गए। या तो वो यहाँ पे परिमाण पूछेगा कि भाई किस परिमाण का होना चाहिए, या फिर बोलेगा कि +q आवेश है और उसको कहाँ पे रखा जाए कि वो संतुल्य अवस्था में रहे। तो ये खुद देखो बच्चों, दोनों बल बराबर कब हो सकते हैं सर, जब हम बराबर करेंगे दोनों बलों को, F1 और F2 को जब हम बराबर करेंगे तभी परिणामी जीरो आएगा। दोनों बल परिमाण में बराबर होने चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए, वो तो हमें डायग्राम से दिख जाएगा। तो सर F1 F2 जब हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले में K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, r/2 ये नॉर्मल r/2 का स्क्वायर से r/2 स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब तुम खुद देखो यहाँ पे सर, जो Q से Q है ना वो भी कटेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में दोनों में Q आएगा यहाँ पे, और जब Q आएगा तो इसका मतलब सर दूरियां भी बराबर होनी चाहिए, तभी दोनों बराबर हो सकते हैं। KQQ KQQ ऊपर तो गुणा बराबर है। अब दूरियां जब बराबर कैसे आएगी, इसका मतलब इस आवेश को बीच बिंदु पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधे 3 पॉइंट क्या क्या निकल के आ रहे हैं, अगर दो समान परिमाण के आवेश है, अगर दो समान परिमाण के आवेश है तो तीसरे आवेश को हमेशा उनके बीच में रखा जाना चाहिए। तीसरा आवेश हमेशा कहाँ रखेंगे, उन दोनों आवेशों को मिलाने में रेखा के मध्य में रखेंगे। ठीक है, और इसका परिमाण क्या हो सकता है, इसकी प्रकृति तो आप कुछ भी ले लो, धनात्मक या ऋणात्मक। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो, अभी सारे केसों को मैं यहाँ सोल्व करूंगा, या फिर अभी तो फिर भी टाइम कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा यहाँ पे सोल्व करके बताऊंगा कैसे कैसे अपने इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। अगर दो आवेश समान परिमाण के हैं और समान प्रकृति के हैं तो तीसरे आवेश को सदैव उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु में रखा जाना चाहिए, और इसके अनंत मान हो सकते हैं। आप खुद क्वेश्चन में देख लो, अनंत मान आ रहा है सर, Q से Q कटेगा, Q की वैल्यू तो कुछ भी ले लो आप। तो यहाँ पे अपने पास सीधा आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट तो अपने को आंसर याद रखना है कि तीसरा जो आवेश है, तीसरे आवेश को सदैव उनके मध्य बिंदु में, उनके मध्य बिंदु पर रखा जाना चाहिए, जो कि मैंने क्वेश्चन में बोला था, तीसरा आवेश सदैव या तीसरे आवेश को सदैव उनके मध्य बिंदु पर रखा जाना चाहिए तथा इसका या इसके अनंत मान हो सकते हैं। अगर मैं इसके परिमाण की बात करूं तथा इसके अनंत मान हो सकते हैं, तथा इसके अनंत मान संभव है। कोई से भी मान का आप यहां लाके रख दो, अनंत मान संभव है, तथा इसकी प्रकृति धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, तथा इसकी प्रकृति धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। कोई सी प्रकृति का ले लो आप, देखो यहाँ पे धनात्मक है तो भी दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, ये ऋणात्मक है तो भी दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, लेकिन बल बराबर होने चाहिए। वो बराबर कब होंगे, जब इस तीसरे आवेश को इन दोनों के बीच में रखेंगे। ये तो केस नंबर फर्स्ट है जो कि सिंपल सा है, ठीक है ना। और वैसे टाइम भी हो रहा था, तो सेकंड केस नंबर सेकंड में नेक्स्ट स्लाइड में लूँगा। अभी जस्ट वीडियो वापस इसको पॉज करके, आधे घंटे का वीडियो शूट होता है अपने यहाँ पे, तो जैसे आधे घंटे का वीडियो नेक्स्ट आएगा उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। तो दूसरा टाइप जो है वो क्या है, दूसरे टाइम बच्चों को इस बार आपको क्या देगा, यहाँ पे इसका परिमाण Q1 देगा और इसका परिमाण Q2 देगा, ठीक है ना। इस बार भी दोनों ही समान परिमाण के ही हैं, सॉरी अलग अलग परिमाण के लिए, प्रकृति सेम है। पिछले वाले केस में परिमाण और प्रकृति दोनों ही सेम थी, इस बार परिमाण अलग अलग है और प्रकृति सेम है, दोनों धनात्मक देख लो। और परिमाण भी कैसे हैं, Q2 का जो परिमाण है ना वो Q1 से बड़ा है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। अब बोला गया कि तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए, इस बार तो मिड में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, पता लग गया होगा। हाँ सर बिल्कुल, गुणा
चेंज हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक देखिए, आप बनाओ, देखिए वैसे वीडियो पॉज हो रहा है, अभी जस्ट इसी को करने वाले हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप एक बार सोचो देखिए कैसे बनाएंगे इसके अंदर हम पेयरिंग कैसे करेंगे, मतलब कहाँ रखे उस आगे इसको, देखें ये सोचना है बस। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।